हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 शार्निक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। इस टॉपिक को हम अपने चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी हमने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सिखाया था। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 4 शार्निक डिटर्मिनेंट में भी हमें किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखना है, लेकिन यहाँ जो व्युत्क्रम ज्ञात करने का तरीका है वह शार्निक पर आधारित है। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की हेल्प से हम दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करके बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किन्हें कहते हैं, किनके लिए हम आव्यूह का व्युत्क्रम फाइंड आउट करके बता सकते हैं और किनके लिए नहीं। तो यहाँ हमने अपना सबसे पहला हेडिंग लिखा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि हमें एक वर्ग आव्यूह ए दिया गया है तब वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप डेफिनेशन में जो हमने नाम लिखा है उससे ही समझ रहे हैं अव्युत्क्रमणीय, जिसका व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं होता है उसी को ही हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, यदि हमें एक वर्ग आव्यूह दिया गया है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको सॉल्व करने पर 0 मिल जाती है, यदि दिए गए आव्यूह का शार्निक 0 के बराबर है तब यह दिया गया आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यदि किसी आव्यूह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो हम वहाँ लिखेंगे कि इस दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है, इसका व्युत्क्रम हम फाइंड आउट करके नहीं बता सकते हैं। मान के चलिए हमें एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है 1, 2, 4 और 8। क्वेश्चन में कहा गया कि इस दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी होती है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है या 0 से अलग है। तो यदि हम यहाँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका होता है विकर्ण वाले अवयवों की गुणा करना। तो 1 की गुणा 8 में करेंगे 8 माइनस अंतः विकर्ण वाले अवयवों की गुणा करके लिखना, तो 4 दूनी 8। आप देखें यहाँ हल करने पर हमें 0 मिल रहा है और हमने पढ़ा है यदि किसी दिए गए आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है तो फिर वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, अर्थात उसका व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं होता है। तो इस स्थिति में भी हम लिखेंगे कि दिया गया जो आव्यूह है वह अव्युत्क्रमणीय है। इसी के साथ पढ़ लेते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर से हम मान करके चलें कि हमें ए कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है और यदि हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो नॉट इक्वल 0 आ रही है, अर्थात वह 0 के बराबर नहीं आ रही है, तब दिए गए आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, अर्थात इसका व्युत्क्रम अस्तित्व में होता है। तो यदि आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 मिलती है तो इसका मतलब है दिए गए आव्यूह का जो व्युत्क्रम है वह अस्तित्व में होगा, व्युत्क्रम अस्तित्व में है। इसी से रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, माना हमें एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4। यदि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके बताना है तो फिर से वही तरीका, विकर्ण वाले अवयवों की गुणा करेंगे माइनस अंतः विकर्ण वाले अवयवों की गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ मिलेगा 4 माइनस 6, हल करने पर वो -2 के बराबर आएगा। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि ए जो हमें आव्यूह दिया गया है वह व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि उसका व्युत्क्रम अस्तित्व में है। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आपकी बुक में दी गई हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पहली प्रमेय है, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि और केवल यदि वह व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब है यदि एक आव्यूह का व्युत्क्रम आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं तो इसका मतलब है कि वह आव्यूह व्युत्क्रमणीय रहा होगा। और साथ ही यदि आपको किसी आव्यूह के लिए बताया गया है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हम कह सकते हैं कि वह दिया गया आव्यूह व्युत्क्रम का अस्तित्व रखेगा, उसका व्युत्क्रम हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं। साथ ही उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यदि आव्यूह व्युत्क्रमणीय हैं तो
ए इनवर्स की वैल्यू इक्वल होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए भी आप निकालना सीख चुके हैं और डिटर्मिनेंट ए भी आप निकालना सीख चुके हैं, तो ए इनवर्स इक्वल होंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के। साथ ही हमें यहाँ जो कंडीशन चाहिए है व्युत्क्रमणीय आव्यूह की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सेकंड थ्योरम है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिए गए हैं, ए और बी दोनों का ऑर्डर समान है, साथ ही दोनों के दोनों व्युत्क्रमणीय भी हैं, ए का भी व्युत्क्रम अस्तित्व में है और बी का भी व्युत्क्रम अस्तित्व में है, तो इन दोनों का गुणनफल चाहे हम ए गुणा बी निकालें या फिर बी गुणा ए निकालें, तो वह हमें उसी ऑर्डर का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह ही प्राप्त होगा। ए और बी यदि हमें समान ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उसी ऑर्डर का ही एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक। यदि हमें ए और बी दो सारणिक दिए गए हैं, हम उनकी गुणा करके तब उनका सारणिक निकाल के बता रहे हैं, तो वह बराबर होता है सारणिकों के गुणनफल के। दिए गए आव्यूह का यदि हम अलग अलग सारणिक निकाल लेते हैं तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के, जहाँ ए और बी समान कोटि के ही वर्ग आव्यूह होने चाहिए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हो सकता है यह स्थिति आपको संतुष्ट होकर के ना मिले। नेक्स्ट है एडजॉइंट ए का यदि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके बताना है, तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वह इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर के। यहाँ जो ए स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऑर्डर 3 के लिए। अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेकर चल रहे हैं जिसका ऑर्डर हमें 3 दिया गया है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर के। जितना ऑर्डर दिया है, यदि ऑर्डर हमें 3 दे रखा है तो यहाँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा उससे एक कम पावर के डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 के। यदि हमें यहाँ ऑर्डर 5 दे रखा होता तो यहाँ हमें डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर 4 को लिख करके बताना था। तो यदि हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1 के। जिस भी ऑर्डर का है उससे एक कम डिटर्मिनेंट की पावर को हमें लेकर के बताना है। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस इससे समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है आव्यूह ए बराबर, जो कि सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले जो हमें डिटर्मिनेंट, जो भी आव्यूह हमें दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखेंगे। अगर वह 0 के बराबर नहीं आता है तो व्युत्क्रम अस्तित्व में होगा, लेकिन यदि इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके 0 आया तो हम उन्हें लिख के बताएंगे कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम हम फाइंड आउट करके नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए इक्वल, जो भी हमें आव्यूह दिया गया है उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, इसका मान ज्ञात करके बताना है। तो विकर्णों के अवयवों का गुणनफल माइनस अंतः विकर्ण में जो भी अवयव हैं उनका गुणनफल हमें करके बताना है। तो यहाँ गुणा करने पर 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8, और 8 और 6 को जोड़ लेने पर हमें मिल जाएगा 14, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो मिल रही है, इसका मतलब है कि जो हमें आव्यूह दिया गया है ए, वह व्युत्क्रमणीय होगा, अर्थात उसका व्युत्क्रम अस्तित्व में होगा। अब इसका व्युत्क्रम कैसे फाइंड आउट करके बताना है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ लिया है। ए इनवर्स की वैल्यू इक्वल होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के। तो डिटर्मिनेंट ए तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब फाइंड आउट करके उन्हें बताएं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए पहले हम सभी संगत अवयवों के सहखंडों का मान ज्ञात कर लें। तो a11 की वैल्यू होगी -1 टू दी पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहा है उसे लिख लें। -1 के ऊपर घात जो है वह सम संख्या हमें प्राप्त होगी 1 और 1 2, इसका मतलब है कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। आंसर में हमें मिलेगा 3। a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ लेने पर अवयव बचेगा 4, तो -1 की घात 1 + 2 गुणा में जो भी अवयव है उसे लिखेंगे। यहाँ पर इनका योगफल एक विषम संख्या है तो माइनस हमें लिखना होगा। a13 21 की वैल्यू निकाल करके बताएंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा -1 की घात 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव लिखेंगे। तो 2 और 1 3 का जो योगफल है वह एक विषम संख्या फिर से हमें मिलेगा, तो एक माइनस चिन्ह हमें यहाँ से मिलेगा और एक माइनस चिन्ह अवयव का है, तो हल करने पर हमें मिलेगा 2।
A22 लास्ट अवयव दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ते हुए। यदि हम दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेते हैं तो अवयव हमारे पास है 2। फिर से इनकी घात जो है वह एक सम संख्या है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हल करने पर हमें मिल जाएगा 2। अब यदि हमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट करके बताना है तो एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला होता है, जो भी आपने सहखंड निकाले हैं उन सहखंडों से बनने वाले आव्यूह का परिवर्त। पहले तो सहखंडों से बनने वाले आव्यूह को हम लिख लें, उसके बाद उसका परिवर्त हमें लिख के बताना होता है, तो वही होता है हमारा एडजॉइंट। तो यदि आप इसका परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिखना और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिख लेना, तो ये हो जाती है हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। अभी हमें निकाल के बताना है दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम अर्थात ए इनवर्स। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो भी हमें दी गई है उसे लिखेंगे, साथ में अपॉन में लिखना है डिटर्मिनेंट ए, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं गुणा में 1 डिटर्मिनेंट ए की जो भी वैल्यू है उस मान को। तो यही आपका हो जाएगा आंसर ए इनवर्स का। दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम का आंसर ए इनवर्स की वैल्यू 1/14 इंटू मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट 3, 2, -4 एंड 2। इसी तरीके से आपकी बुक में सेकंड ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, कोटि 3 का आव्यूह दिया गया है, तो उसका व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात करके बताएंगे। तो क्वेश्चन हमने लिखा है आव्यूह ए जो कि थर्ड ऑर्डर का आव्यूह दिया गया है, उसका व्युत्क्रम यदि अस्तित्व में है तो ज्ञात करके बताना है। फिर से अस्तित्व में है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। तो दिए गए आव्यूह को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेने पर साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और यहाँ माइनस में कॉस अल्फा। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यदि हम R1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर लेते हैं तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, बाकी आप किसी और पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश भी इसका प्रसरण ज्ञात करके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू R1 के अनुदिश पहला अवयव है 1 के साथ गुणा में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनके साथ बनने वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इनकी गुणा इनमें करेंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में नेगेटिव होता है, साइन अल्फा की गुणा साइन अल्फा में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। साथ ही आप देख रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट आइडेंटिटी होती है और जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ हमें सॉल्व करके मिलेगा माइनस में 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दिया गया आव्यूह है वह व्युत्क्रमणीय है, अतः ए व्युत्क्रमणीय है। इसके बाद हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करके बताना है, क्योंकि फॉर्मूला है ए इनवर्स क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए प्रत्येक अवयव का सहखंड हम याद करके बताएंगे। तो a11 की वैल्यू -1 की घात 1 + 1। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद जो भी अवयवों से डिटर्मिनेंट बन रहा है उसे सॉल्व करके बताना है। तो पहले अवयव कॉस अल्फा की गुणा माइनस कॉस अल्फा में करेंगे, माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में नेगेटिव होता है, साइन अल्फा की गुणा साइन अल्फा में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। फिर से इन्हें हल कर लेते हैं, तो ये हल करने पर हमें मिलेगा प्लस में 1 और यहाँ माइनस कॉमन ले लेने के बाद जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 1। ऐसे ही a12 निकालेंगे तो -1 की घात 1 + 2। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ना है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हल करना है। तो आप देख रहे हैं एक विकर्ण में 0 यहाँ है और यहाँ इस विकर्ण में यह अवयव 0 है, तो 0 - 0 के फॉर्म में हमें मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही निकालेंगे a13 तो -1 की घात 1 + 3। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ना है, अब जो भी अवयव बच रहे हैं उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। फिर से 0 की गुणा साइन 0 में करेंगे 0, माइनस 0 की गुणा कॉस अल्फा में करेंगे तो 0, फिर से हमें सॉल्व करके मिलेगा 0। अब निकालेंगे a21 तो -1 की घात 2 + 1। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ना है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हल करना है। तो 0 की गुणा माइनस कॉस अल्फा में करेंगे 0, माइनस 0 की गुणा साइन अल्फा में करेंगे तो भी 0, तो यहाँ भी हमें सॉल्व करके मिल जाता है 0। इसके बाद
A22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो -1 टू दी पावर 2 + 2। फिर से दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ना है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर यहाँ हमारे पास जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हल करेंगे। तो 1 की गुणा माइनस कॉस अल्फा में करने पर माइनस कॉस अल्फा, बीच में माइनस, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। यहाँ इनकी घात को हल करने पर सम संख्या आ रही है, इसका मतलब है चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल जो ब्रैकेट में वैल्यू सॉल्व करके मिलेगी उसी को ही हमें आंसर में लिखना है। A23 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की घात 2 + 3। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ना है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर हमारे पास जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हल करेंगे। तो 1 की गुणा साइन अल्फा में करने पर साइन अल्फा, बीच में माइनस, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। 3 और 2 5, एक विषम संख्या आ रही है, इसका मतलब है यहाँ से एक माइनस चिन्ह बच रहे होंगे और साइन अल्फा यहाँ पहले से लिखे हुए हैं, तो यहाँ हमें मिल जाते हैं साइन अल्फा। इसके बाद A31 -1 की घात 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ लेते हैं, तो फिर से दोनों अवयवों को हल करने पर हमें 0 ही मिलेगा, तो 0 - 0 = 0। A32 फाइंड आउट करेंगे, -1 की घात 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हल करेंगे। तो 1 की गुणा साइन अल्फा में करने पर साइन अल्फा, बीच में माइनस, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो यहाँ हल करने पर फिर से घात विषम संख्या है, तो एक चिन्ह बच रहे होंगे और साइन अल्फा ऐसे के ऐसे ही हम लिख लेंगे। तो A32 की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस साइन अल्फा। ऐसे ही A33 फाइंड आउट करेंगे तो -1 की घात 3 + 3, फिर से तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ लेने पर, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर कॉस अल्फा -0। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा -0, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि योगफल एक सम संख्या आ रही है, तो यहाँ हमें मिल जाता है कॉस अल्फा। अब हमारे पास सभी अवयवों के लिए सहखंडों के मान आ गया है, तो एडजॉइंट A की वैल्यू हम निकालेंगे इनसे बनने वाले आव्यूह का परिवर्तन निकाल करके। तो यहाँ जो हमने सहखंड निकाले थे उनसे बनने वाले आव्यूह को हमने लिख लिया है, तो एडजॉइंट A बराबर होता है सहखंडों से बनने वाले आव्यूह का परिवर्त। इनका परिवर्त और लिख करके बताएं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के रूप में लिख लेने पर यह हो जाता है हमारा एडजॉइंट A। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, एडजॉइंट A की वैल्यू जो भी हमारे पास है उसे हम लिख लें -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा। साथ ही हमें गुणा में लिखना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A का मान यहाँ -1 के बराबर है, तो -1 की गुणा यदि हम 1/, में भी करेंगे तो माइनस से हमें गुणा करके आंसर को लिखना होगा। प्रत्येक मान में माइनस की गुणा कर लेने पर 1 0 0, यहाँ 0, यह मान धनात्मक हो जाएंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ 0, यहाँ साइन अल्फा और यह मान हो जाएगा ऋणात्मक माइनस में कॉस अल्फा। तो ये हो जाती है हमारे A इनवर्स की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में आव्यूह दिया गया था थर्ड ऑर्डर का, उसके व्युत्क्रम का मान। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर के कुछ और आव्यूह आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिनका व्युत्क्रम वह आपसे निकलवाएंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी व्युत्क्रम आप फाइंड आउट करके देखेंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।